नमस्कार दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 में आज हम लेक्चर 3 पे बात करेंगे, जो कि हमारा तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर आधारित है और इसको हम ग्रामीण लेवल पर कैसे क्रियान्वित कर सकते हैं, कैसे उसका प्रबंधन कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे। तो जब हम स्वच्छ भारत मिशन की बात कर रहे हैं तो स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य भी हमें जानना जरूरी है कि ये उद्देश्य है क्या। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेज़ 2 में ये भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान है, जो कि भारत सरकार के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारी अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, उनके भी योगदान से इसको हम चला रहे हैं। इसमें जो मुख्य संदेश है या उद्देश्य है वो ये है कि लोगों का व्यावहारिक परिवर्तन के साथ साथ लोगों को ये जागरूक करने की ज़रूरत है या उनको इस तरीके से कर रहे हैं कि गांव में वो लोग स्वच्छता का संदेश दें, स्वच्छता से रिलेटेड जो काम हो रहे हैं उनमें साथ दें। जैसे कि 2014 से 2019 तक ODF में घर घर टॉयलेट, कम्युनिटी लेवल पर टॉयलेट्स बनाए गए, उनकी स्थिरता को बरकरार रखें। अगर कहीं टूट गए हैं तो उनको फिर से उनकी रेट्रोफिटिंग कराई जाए। साथ ही साथ गांव में तरल अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की भी व्यवस्था हो। ये हमारा स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है, जिससे कि ग्रामीण लेवल पर एक स्वच्छता का वातावरण बनाया जा सके। अब आदर्श गांव विकसित करने के लिए क्या आवश्यक कदम है? तो इसमें मुख्यतः 4 मुख्य कदम हैं, जिसमें कि पहला है कि ODF की स्थिरता, जो 2014 से 2019 तक चलाया जा रहा अभियान है, उसकी स्थिरता आज की डेट में भी बरकरार रहे। दूसरा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जाए। तीसरा है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, गांव में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाए। ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर जो हमारा गांव में उत्पन्न हो रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से उसका निष्पादन किया जाए, उसकी व्यवस्थाएं की जाए। चौथा है दृश्यमान स्वच्छता। वो कहता है कि गांव में हर तरफ स्वच्छता दिखाई दे, कहीं भी खुले में हमारा कूड़ा पड़ा हुआ दिखाई ना दे, गोबर के घूर दिखाई ना दें, जो हमारी जगह जगह कीचड़ होती है वो रोडों पे दिखाई ना दे। और साथ ही साथ जो हमारे स्वच्छता के संदेश हैं वो भी गांव में जगह जगह बनाए जाएं, जिससे कि लोग उनको देख के जागरूक हों स्वच्छता के लिए। फिर है हमारा तरल अपशिष्ट प्रबंधन का सिद्धांत, कि तरल अपशिष्ट प्रबंधन हमारा होता क्या है। अगर हम इसे 3R थ्योरी से समझें तो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले रीयूज, यानी कि कम उपयोग करें, रिड्यूस, कम उपयोग करें। कम उपयोग का मतलब जब आपका ज़रूरी हो उतना ही पानी यूज करें, अन्यथा उसे बहाएं ना। दूसरा है रिसाइकल, पुनः चक्रण। जैसे कि कोई कपड़े धो रहा है या हम अपने नलों पे कोई काम कर रहे हैं, पानी बहा रहे हैं, तो पानी को बहा के हम एक तरीके से घर में अगर जगह है तो किचन गार्डन हम एक बना सकते हैं, जिससे कि पानी वो रीयूज हो सकता है, दोबारा से उपयोग में आ सकता है। और तीसरा है हमारा रीयूज, पुनः उपयोग पानी का, यानी कि हम इस तरीके से उसे यूज कर सकते हैं। पहले हम उसे रिड्यूस करें, अपनी जो हमारी आवश्यकता है उसको उतना ही यूज करें जितनी ज़रूरत है। जितना पानी हम रीयूज कर सकते हैं उसको रीयूज करें, और रिसाइकल में इस पानी का फिर से उसको उपयोग में लाने के लिए उसे रिसाइकल करें। इस नियम का उपयोग करने पर हम पर्यावरण में जो हमारे बढ़ रहे अपशिष्ट को कम कर सकते हैं, और जो पर्यावरण को इससे हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, उसको भी कम किया जा सकता है। ये हमें समझने की ज़रूरत है, जो हमारे इसके सिद्धांत हैं मुख्यतः। अब हमें समझने की ज़रूरत है कि तरल अपशिष्ट एक समस्या क्यों है। तरल अपशिष्ट आज की डेट में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको समझने के लिए ये ज़रूरत है कि वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो 44% जो घरेलू अपशिष्ट है इसका उपचार नहीं किया जा रहा है। यानी प्रतिदिन हमारा
1120 बिलियन लीटर पानी अपशिष्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर भारत में देखें तो 73% अपशिष्ट जल असुरक्षित तरीके से निपटान किया जा रहा है, यानी उसका कुछ भी हम प्रबंधन नहीं कर रहे हैं। और एक जो बात बोली जाती है, जल ही जीवन है। अगर हम जल का इतना दुरुपयोग करेंगे तो हो सकता है कि कल आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत हो। तो आज में बैठ के हम ये सोचने की ज़रूरत है कि हम पानी को यूज करें, किसी का रोक नहीं है, यूज करें, पर उतना करें जितनी हमारी आवश्यकता है। और साथ ही साथ हम उन सब चीज़ों को भी अपनाएं जिससे कि हम पानी में भूमिगत जल का स्तर बढ़ा सकें। ये सारी चीज़ें हमें करने की आवश्यकता है। अब तरल अपशिष्ट एक समस्या क्यों है? खुले में जब पानी बहेगा तो समस्या होगी ही होगी। भाई जगह जगह नालियों में पानी बहता है तो जिससे मच्छर और मक्खियों का प्रजनन होता है। खुले में हमारा आप टॉयलेट से पानी बहता है, फीकल स्लज जो बहता है, तो उससे मल के संपर्क में आने से कई सारी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हमारे जो नदियां हैं, क्योंकि ये नालियों का पानी वहाँ तक जाता है, जैसे हमारे तालाब और जल निकाय प्रदूषित होते हैं। हमारी जो फूड श्रृंखला है खाने की, उसमें वो प्रवेश करते हैं। मिट्टी प्रदूषण होता है और खुले में शौच के कारण बनता है जो हमारा पानी जगह जगह बहता है। तो तरल अपशिष्ट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब ये इसके प्रकार पे हम बात करें कि कितने प्रकार का होता है, तो तरल अपशिष्ट हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर। ब्लैक वाटर को काला पानी और ग्रे वाटर को धूसर पानी कहा जा सकता है। अब काला पानी क्या होता है? जो शौचालयों से निकलने वाला मलयुक्त पानी को हम काला पानी कहते हैं। ब्लैक वाटर यानी कि टॉयलेट से निकला हुआ पानी जो निकला हुआ है जिसमें मल मिला होता है, उसे हम काला पानी कहते हैं। और दूसरा है हमारा ग्रे वाटर। ग्रे वाटर जो होता है हमारा बाथरूमों से सफाई करने के बाद, जो हमारे कपड़े धोने के बाद हमारे बर्तन धोने के बाद ये जो पानी हमारा निकलता है वो हमारा दूसर पानी कहा जाता है। अब ग्रामीण स्तर पर तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तकनीकी पहलू क्या हो सकते हैं, हम उन पर बात कर लेते हैं। इसमें सामुदायिक सोख्ता गड्ढा बना सकते हैं। सामुदायिक सोख्ता गड्ढा की जो नपत होती है वो हमारा अंदर 1.8 फीट होता है, ये 1.8 मीटर, और गहराई हमारी इसकी 1.5 मीटर के लमसम होती है। 9 इंची की चिनाई में होता है। 9 इंची की चिनाई में हम इसे बनाते हैं। ये कुछ फोटोग्राफ हैं, आप देख सकते हैं कि सोख्ता गड्ढा हमारा किस तरीके से बनाया जा सकता है सामुदायिक स्तर पर। ये हम घरेलू स्तर पे भी बना सकते हैं। घरेलू स्तर पे इसकी जो हमारी बनाने की जो नपत है वो थोड़ी अलग हो जाती है, वो भी हम आपको अभी बता देंगे। ये सामुदायिक लीच पिट है जो कि हमारे टॉयलेटों पे बनाए जाते हैं, जिससे कि हमारा जो सेप्टिक टैंक से निकला हुआ पानी है या मल जो उसमें मिला आता है वो रोड पे या कहीं भी खुले में न जाए। लीच पिट बना के हम उसके अंदर उसको डाल देते हैं। इसकी भी गहराई रोड से 2 मीटर होती है और अंदर इसकी नपत भी 2 मीटर होती है। ये कुछ फोटोग्राफ हैं इसके। ये सामुदायिक स्तर का लीच पिट है। मैं जो बात कर रहा हूँ जितनी भी जो सामुदायिक लेवल पर, ये इंडिविजुअल लेवल पे भी बनाए जा सकते हैं, पर उनकी नपत थोड़ी अलग हो जाती है, थोड़ी कम। ये हमारे बड़े नाले पे बना हुआ सिल्ट कैचर है। इसमें यहाँ जाली होती है क्योंकि बड़ा कचरा यहीं रुक जाए। फिर उसके बाद इसमें 2 अंदर पार्टीशन होते हैं। इसकी अंदर जो नपत होती है जो बाहर ये 3 मीटर बाई 1.5 मीटर का होता है और 4 फीट गहराई होती है। 1.2 मीटर इसकी डेप्थ होती है रोड नाले के बॉटम से। अब मध्यम आकार के नालों पर भी सिल्ट कैचर बनाया जा सकता है। उसमें हम पार्टीशन नहीं देते, बट इसकी गहराई हम बढ़ा देते हैं। गहराई बढ़ाने से जो है सिल्ट यहाँ रुक जाता है और पानी बचा हुआ आगे निकल जाता है, जिससे कि एक टाइम के बाद जो सिल्ट है हम उसकी सफाई करके उसे निकाल सकते हैं।
जो हमारा छोटे आकार का सिल्ट कैचर है वो हम ये छोटी नालियों पे बना सकते हैं। जो हमारी बहुत छोटी छोटी नालियाँ होती हैं उनकी भी गहराई हम बढ़ा सकते हैं। गहराई बढ़ाने के साथ, क्योंकि इनमें पार्टीशन नहीं बना सकते, छोटी नालियाँ होती हैं, फिर सफाई करने में दिक्कत आएगी, तो हम इसमें हम गहराई बढ़ा के जो हमारा सिल्ट है यहाँ रुक जाएगा और पानी आगे निकल जाएगा और एक टाइम के बाद हम उसे सफाई कर लेंगे। ये सिल्ट कैचर के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। इस तरीके से हम इसमें 3 पार्टीशन बना के हम बनाते हैं। ये हमारा फिल्टर चैम्बर है। फिल्टर चैम्बर की भी नपत जो हमारी अंदर बाहर ये 3 मीटर होता है, अंदर इसकी नपत 1.5 मीटर होती है और 4 फीट इसकी गहराई होती है। इसमें भी 3 पार्टीशन होते हैं कुछ इस तरीके से, और बीच वाले हिस्से में फिल्टर मीडिया भर दिया जाता है, जिससे कि पानी इसमें जब गिरता है तो वो पानी छन के फिर तीसरे वाले तालाब में जाए। और फिर यहाँ जाली लगी होती है दोनों इसके सिरे पे, जैसे कि कोई भी वैसा जो हमारा बड़ा कूड़ा है, पॉलीथीन वगैरह, वो आगे ना जाए और साफ पानी छन के हमारा फिल्टर चैम्बर में चला जाए। कुछ इस तरीके से ये बनते हैं पार्टीशन। यहाँ हमारे कुछ छेद रहते हैं क्योंकि फिल्टर मीडिया भरा होता है, तो पानी इस खाने में आता है। इस खाने के बाद फिल्टर मीडिया से छनते हुए नीचे जाता है और इन जो हमारे सीप ये जो छिद्र हो रहे हैं इसके थ्रू से हमारा पानी आगे जाता है। देन फिर हमारे WSP हमारे तालाब में जा सकता है। अब हम बात करते हैं तालाबों पर WSP की। ये होता है वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, जो कि हमारे आज की डेट में जो गंदा पानी डायरेक्ट तालाबों तक चला जा रहा है, तो इसमें एक प्रक्रिया है कि हम तालाबों को 3 हिस्से में बांटते हैं। पहला हिस्सा जो होता है हमारा सेडिमेंटेशन, दूसरा हमारा होता है फैकल्टेटिव पॉन्ड और मैचुरेशन पॉन्ड। अगर हम हिंदी में बात करें तो हमारा जो 3 खानों में हम इन्हें बांटते हैं। पहला जो पॉन्ड होता है इसके अंदर हमारी जो गहराई इसकी ज़्यादा होती है। जो हमारा पानी के अंदर जो स्लज होता है, जो हमारा पानी के अंदर स्लज होता है वो कीचड़ जिसे बोलते हैं, वो हमारे सेडिमेंटेशन टैंक में यहाँ पे मतलब करीब 24-48 घंटे तक ये पानी रहता है, जो कि उसमें हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं, भारी मात्रा का जो भारी वजन का जो कीचड़ होती है, कचरा होता है, वो नीचे बैठ जाता है, जिससे कि उससे साफ पानी दूसरे वाले में जाता है। ऐसी प्रक्रिया यहाँ होती है। स्लज नीचे बैठ जाता है, पानी यहाँ भी हम 24 घंटे से 48 घंटे तक रखते हैं। फिर जो पानी हमारा होता है वो तीसरे पॉन्ड में जाता है और उसके बाद हमारा तालाब में चला जाता है। और मीनवाइल बीच बीच में जो स्लज नीचे बैठता है उसकी हम सफाई करते रहते हैं। तो जो तालाबों पर हमारा जो एक सीधे गंदा पानी जा रहा है, हम WSP के माध्यम से उसे तालाब पे साफ करके भेज सकते हैं, क्योंकि तालाब एक तरीके से गांव का मुख्यतः पॉइंट है जहां से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, चाहे पानी से रिलेटेड, चाहे हमारे पर्यावरण से रिलेटेड। तो साफ पानी वहां जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें वहां से अच्छी रहेंगी। अगर हम बात करते हैं, ये इसका कोई फोटोग्राफ है। इस तरीके के ये बनते हैं, जैसे 3 चैम्बर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जगह के हिसाब से इसकी नपत यहाँ चेंज हुई है। आप देखेंगे सामने यहाँ तालाब दिखाई दे रहा है, पीछे यहाँ ये फिल्टर चैम्बर है। तो फिल्टर चैम्बर और WSP को एक साथ बना लिया है, जिससे कि पानी पहले यहाँ स्वच्छ हो, जितना गंदगी हो यहाँ रुक जाए, फिर WSP के माध्यम से पानी को हम स्वच्छ करके आगे तालाबों तक भेज सकते हैं। इस तरीके से हम WSP, ये पक्का WSP है, वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, जो कि गांव में अब हर जगह बन रहे हैं, कहीं पक्के और कहीं कच्चे। धन्यवाद। अगर आपको इस लेक्चर से संबंधित कोई भी जानकारी और लेनी हो तो मुझे इस पे वीडियो पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इसी के माध्यम से आपको रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद।